हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास मीना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विदेशी पूंजी के बारे में जानेंगे कि आखिर विदेशी पूंजी क्या होती है और इसकी क्या भूमिका होती है। दोस्तों, जिस तरह से कोई भी गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही किसी भी देश का आर्थिक विकास बिना पूंजी के संभव नहीं होता है। और इसी आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए सभी देशों को पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब किसी देश के पास, जैसे अल्प विकसित देश और विकसित देशों के पास सदैव पूंजी का अभाव रहता है, तो ऐसे ऐसे देश अपनी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे? तो उसका एक तरीका होता है कि विदेशी ऋण। और यही विदेशी ऋण कोई भी देश 3 तरीके से प्राप्त कर सकता है। एक होता है विदेशी ऋण, जिसको हम कहते हैं फॉरेन लोन। दूसरा होता है अनुदान, फॉरेन ग्रांट। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, विदेशी ऋण क्या होता है? दोस्तों, आज विश्व में अंतर सरकारी ऋण विदेशी पूंजी के सभी साधनों में अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि विकासशील एवं अल्प विकसित देश में आर्थिक एवं सामाजिक संरचनात्मक विकास के लिए सरकारी ऋण बहुत प्रासंगिक होता है दोस्तों। लेकिन इसकी कुछ आशंकाएं रहती है इस तरह का ऋण प्राप्त करते वक्त, क्योंकि इस तरह का जो ऋण होता है हमेशा आर्थिक और राजनीतिक दौर से बंधा हुआ होता है। जो मतलब इस तरह का ऋण हमेशा राजनीतिक संबंधों के आधार पर दिए जाते हैं। इसके कारण से कोई भी देश यदि ऋण प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन उसकी तटस्थता नीति प्रभावित होती है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि इस अंतर सरकारी ऋण जो होता है ना, वो कभी भी विश्वसनीय नहीं होता है। दूसरा होता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण अधिक विश्वसनीय माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें राजनीतिक संबंधों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऋण प्रदान करती है, क्योंकि इनका संबंध कभी भी राजनीतिक संबंधों से नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनसे कोई भी देश सरल तरीके से और दीर्घकालीन समय के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों विदेशी ऋण प्राप्त करने का तरीका विदेशी अनुदान, फॉरेन ग्रांट। इस तरह का जो ऋण प्राप्त किया जाता है उसकी वापसी का कभी भी दायित्व नहीं होता है। ये एक तरह से सहायता होती है। कोई भी देश किसी अन्य देश को उसकी जरूरत के वक्त या आपातकालीन परिस्थितियों में उसको ऋण प्रदान करता है, तो कहते हैं कि ग्रांट, विदेशी सहायता। दोस्तों, जैसे अभी उदाहरण के लिए जब 4-5 साल पहले जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, तो भारत ने उसको वित्तीय सहायता प्रदान की थी। और हाल ही में जैसे मालदीव को भी भारत ने वित्तीय सहायता प्राप्त करी है। तो इस तरह की जो सहायता होती है उसका वापसी का कोई दायित्व नहीं होता है। तीसरा होता है दोस्तों विदेशी निवेश। विदेशी निवेश क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई विदेशी कंपनियां किसी देश में आकर निवेश करती है तो कहते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, और एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर FDI 2 तरीके से होता है। एक होता है ग्रीनफील्ड FDI, दूसरा होता है ब्राउनफील्ड FDI। दोस्तों, ग्रीनफील्ड FDI कब कहते हैं, किन शर्तों पर आधार पर ग्रीनफील्ड कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं कि जब कोई कंपनी होती है, जब कोई विदेशी कंपनी किसी कंपनी के अंदर निवेश करती है 50%, 51% से ज़्यादा। एक होती है कि ये नई कंपनी में निवेश करते हैं निवेशक। दूसरा होता है दोस्तों जब भी ग्रीनफील्ड FDI होता है तो उसके अंदर तकनीकी और अधिक पूंजी लाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि ग्रीनफील्ड ज़्यादा अच्छा माना जाता है ब्राउनफील्ड की तुलना में, क्योंकि ब्राउनफील्ड
10 से 50% के मध्य होता है, इसलिए कभी भी उन्हें वोटिंग के राइट्स नहीं मिलते हैं विदेशी निवेशकों को। वो हमेशा एक सब्स्टिट्यूटरी सी के रूप में ही रहते हैं। दोस्तों, एक तो ये ग्रीन ब्राउनफील्ड जो एफडीआई होता है वो पुरानी कंपनी में होता है। जब कोई निवेशक पुरानी कंपनी में निवेश करता है तो पूंजी भी लगाता है, नई तकनीकी भी नहीं लाता है, इसलिए ब्राउनफील्ड एफडीआई से ज़्यादा अच्छा माना जाता है ग्रीनफील्ड एफडीआई। दोस्तों, ये होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दो तरीके से निवेशक इस तरह से निवेश करते हैं। दोस्तों, आगे होता है कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर निवेश नहीं करती बल्कि इनडायरेक्टली निवेश करती है। इनडायरेक्ट तरीके से होता है दोस्तों, एक तो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई और एक होता है यूरो इश्यूज। दोस्तों, यूरो इश्यूज जानने से पहले हम देखेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कब होता है। ये एक तो मैक्सिमम 10% ही होता है, 10% से ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं, एक ही कम समय के लिए ही निवेश करते हैं, इसलिए इन्हें मौसमी निवेशक भी कहते हैं कि मौसम के आधार पर आते हैं और चले जाते हैं। यदि कोई कंपनी जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये निवेश करते हैं कंपनियां, और जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो ये निवेश को वापस ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका हॉट मनी का संबंध अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉट मनी का संबंध किस इन्वेस्टमेंट से है, तो कहते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इससे संबंध होता है किसका, हॉट मनी का। दोस्तों, यूरो इश्यूज एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका होता है यूरो इश्यूज। यूरो से जब भी कोई भारतीय कंपनी विदेशों के शेयर बाजार के अंदर शेयर इशू करके पूंजी प्राप्त करती है तो उसको यूरो इश्यूज कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, एक होता है एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दूसरा होता है जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एडीआर क्या होता है दोस्तों, जब भारतीय कोई कंपनी अमेरिका के शेयर बाजार में जाकर शेयर इशू करके पूंजी प्राप्त करती है तो कहते हैं कि एडीआर। और जब यूरोपीय देशों के शेयर बाजार में जाके कोई भारतीय कंपनी शेयर इशू करके पूंजी प्राप्त करती है तो वो होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी देश को विदेशी पूंजी क्यों प्राप्त करनी चाहिए और क्यों प्राप्त करता है। दोस्तों, एक तो उत्पादन की नवीन तकनीकों के लिए, यदि किसी देश के पास नवीन तकनीकें नहीं हैं तो इन नवीन तकनीकों के अभाव में वह अपने आर्थिक गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाता है, और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो विदेशी पूंजी प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। कभी कभी होता है किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन तो काफ़ी होते हैं लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है, तो क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव होता है, पूंजी के अभाव के कारण उनके पास तकनीकी नहीं होती है, कुशल प्रबंधन नहीं होता है। इसी कुशल प्रबंधन और तकनीकी के जरिए वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं, और ये तब संभव होता है जब उन्हें पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हो। और ये पूंजी कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो विदेशी पूंजी के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, एक होता है दोस्तों आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए। कोई भी देश, भारत में भी कई परियोजनाएं हैं जिनको वर्ल्ड बैंक, IMF द्वारा लोन प्रदान किया जाता है, और उन्हीं के बिहाफ पे उनकी वित्तीय सहायता के आधार पर वो परियोजनाएं संचालित हो रही है, क्योंकि किसी भी देश की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, पूंजी निर्माण, फोर्थ पॉइंट है पूंजी निर्माण की गतिविधियों को तेज करने के लिए। दोस्तों, आर्थिक विकास की गतिविधियां विकासशील एवं अल्प विकसित देशों का पूंजी निर्माण की दर धीमी होती है। तो जब पूंजी निर्माण की दर धीमी होगी तो आर्थिक गतिविधियां तेज नहीं हो पाएगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार के साधन उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी देश विदेशी सहायता के माध्यम से वह अपने गहन उद्योग जैसे मशीनरी, इस्पात आदि के अंदर निवेश करते हैं, उनको संचालित करते हैं, और जब ये संचालित होते हैं तो रोजगार बढ़ते हैं तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, और इस तरह से पूंजी निर्माण की गतिविधि को तीव्रता प्रदान की जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमने ये जाना कि आखिर विदेशी पूंजी क्या होती है,
और विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान में। लेकिन हमेशा विदेशी पूंजी का किसी देश पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है दोस्तों। यदि आप विदेशी पूंजी, इससे यह होता है कि विदेशी पूंजी तो प्राप्त तो करते हैं, लेकिन एक समय तक यदि आप हमेशा ही विदेशी पूंजी प्राप्त करेंगे तो क्या है, बाहरी देशों पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ेगी। जब किसी देश पर भारी निर्भरता ज़्यादा हो, जब किसी देश की बाहरी देशों पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी विदेश नीति हमेशा तटस्थ नहीं रह पाती है। ऋण प्रदान करता देश हमेशा ऋण प्राप्त करता देश की गतिविधियों को संचालित करता है, उन पर दबाव डालता है। राजनीतिक संबंधों भी इसी आधार पर तटस्थ नहीं रह पाते। वर्तमान में विदेशी पूंजी के प्रति सरकार की कुछ नीतियां होती है जो हमेशा ध्यान रखते हैं। भारत की वर्तमान सरकार हमेशा विदेशी पूंजी की आज्ञा केवल उन्हीं उद्योगों में देती है जहां पर भारतीय पूंजी की दुर्लभ और सीमित है, जहां पर भारतीय पूंजी दुर्बल और सीमित है। एक होता है जब भी भारत विदेशी पूंजी वहीं आज्ञा देता है जहां पर उद्योगों के उत्पादों की बढ़ने की अपार संभावना हो। हमेशा विदेशी पूंजी भारतीय सरकार आयात घटाने के लिए देती है, कभी आयात बढ़ाने के लिए आधार पर नहीं देती है। इसलिए कहते हैं कि भारत की वर्तमान जो विदेशी नीति है वो हमेशा ये ध्यान कर विदेशी पूंजी प्राप्त करती है कि आयात घटाया जाए मैक्सिमम और निर्यात मैक्सिमम बढ़ाया जाए। हाल ही में भारत का आत्मनिर्भर नीति जो अभी कोरोना के वक्त जारी करी है भारत ने, उसका भी उद्देश्य है विदेशी पूंजी को कम से कम करके अपनी खुद की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। तो दोस्तों आज हम इस तरह से विदेशी पूंजी के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको विदेशी पूंजी के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।